तो हम लोग अभी अपना करेंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 3 में आ चुके हैं। यहाँ हम आज सीखेंगे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टर्स के होते हैं। तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। इसमें एक मेथड आता है इक्विपोटेंशियल मेथड, दूसरा आता है व्हिटस्टोन ब्रिज मेथड, तीसरा आता है अगर सिमेट्री मेथड से भी हम कर सकते हैं। सिमेट्री मेथड में दो होता है, एक फोल्डिंग सिमेट्री, एक मिरर सिमेट्री होती है। और अगर व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है तो हम अनबैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज को स्टार डेल्टा मेथड से भी कर सकते हैं, स्टार एंड डेल्टा मेथड। ठीक है, फिर एक और मेथड आता है लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं, इनफाइनाइट लैडर होता है इस तरह का, रेजिस्टेंस का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। तो हम पांचों मेथड से रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे सिर्फ दो मेथड, जो बेसिक मेथड है, जो जनरली क्लास 12 बोर्ड या जेई और नीट में यूजफुल होता है। फिर एडवांस मेथड में हम लोग सिमेट्री मेथड, क्यूब प्रॉब्लम, स्टार डेल्टा मेथड और लैडर प्रॉब्लम, इनफाइनाइट सीरीज या फिर ग्रिड, जो इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम होता है, ये सारे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके सीखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्विपोटेंशियल मेथड से, मैं देखिए अब ये जब चीज़ें हैं ना सीखने के लिए होती है, इसमें आप याद नहीं कर सकते, तो मैं आपको प्रॉब्लम के थ्रू ही समझाता हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल लेके। जैसे एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, इक्विपोटेंशियल मेथड मान लो स्टार्ट करते हैं। इक्विपोटेंशियल मेथड, राइट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चा एग्जांपल लेते हैं, बच्चा वाला। आशा करता हूँ आपको इतना पता होगा कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है सारे, तो उसका सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर रजिस्टर्स पैरेलल में है तो वो होता है Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर टू रेजिस्टेंस है तो डायरेक्टली हम लोग R पैरेलल निकाल सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं एक छोटा सा प्रॉब्लम से, दिस इज 6 ओम, ये भी 6 ओम है और ये भी 6 ओम है। ठीक है, ऐसे को देखते हैं। और बहुत सारा आपने देखा होगा इसमें क्या होता है कि ऐसे करके सेटअप लगे रहते हैं, ऐसे और कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमें पता करना होता है और हमें पूछा जाता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी। तो हमें बहुत बारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वेदर दीज रजिस्टर्स आर इन सीरीज और पैरेलल। सो बेस्ट वे बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप क्या करो ना, स्टेप 1 में कोई भी ऐसा सवाल दिखा आपको समझ में नहीं आया तो आप जंक्शन की मार्किंग कर लो। जैसे ये एक जंक्शन है, यहाँ मार्क कर लो। ये एक जंक्शन है, नोड है, जो बोलने का मतलब, ये एक मार्क कर लो, ये वाली एक जंक्शन है और ये वाली एक जंक्शन है। जनरली अगर ऐसा कोई है तो ये कोई जंक्शन नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे 3 वायर या 4 वायर है तो ये एक जंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने 4 जंक्शंस मार्क कर लिए हैं। जो बी और ए है, ये पॉइंट्स हमारे लास्ट तक इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी दो पॉइंट्स के बीच में हमें रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी पूछा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग लिखेंगे इक्वी पोटेंशियल। मतलब हमें हर जंक्शंस की पोटेंशियल लिखनी है। इक्वल पोटेंशियल मतलब होता है, अगर मान लो कि ए वोल्ट है, अगर मान लो ए एक वोल्टेज है, मान लो 5 वोल्ट है, तो यहाँ बीच में कोई रजिस्टर नहीं है तो ये भी 5 वोल्ट हो सकता है। उस तरह अगर नाम ए है तो आप इसका नाम भी ए दे सकते हो। ठीक है, क्यों दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ ए वोल्ट, अगर मान लो ये एक ए वोल्ट है तो बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, तो ये पोटेंशियल भी ए के बराबर होगा। सिमिलरली ये जंक्शन किसके बराबर होगा, पहले हमेशा ए और बी को ट्राई करेंगे। अगर ए और बी पोटेंशियल्स नहीं होता है तो हम दूसरे पोटेंशियल अज्यूम करेंगे, लाइक सी डी या कुछ भी। तो जैसे ये जंक्शन तो बी हो जाएगा, क्योंकि ये बी के साथ अटैच है। अब ध्यान से देखो, ये जो जंक्शन है, क्या ये ए होगा, आंसर है नो, क्योंकि बीच में 6 ओम है तो देयर इज अ चेंज इन पोटेंशियल। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये डायरेक्टली शॉर्ट किया गया है, मतलब बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है, वो इस पॉइंट से। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल बी है तो यहाँ का पोटेंशियल भी बी हो सकती है, तो यहाँ हम लोग बी लिख देंगे। सिमिलरली इस जंक्शन के अगर पोटेंशियल को ध्यान से देखें तो बी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में एक रजिस्टर आ रहा है, तो ये बी पोटेंशियल यहाँ पे तो नहीं होगा, कुछ चेंज होगा ड्यू टू रजिस्टर। लेकिन दिस पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए, और यहाँ बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, शॉर्ट वायर है। इसका मतलब ये पोटेंशियल अगर ए है तो ये पोटेंशियल भी ए बनेगा, यहाँ ए लिख देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, आपने सारे जंक्शंस की पोटेंशियल लिख डाली है। अब क्या करना है आपको रीअरेंज करना है। कैसे रीड्रॉ करेंगे, स्टेप 2 में कैसे करेंगे, ए लिखेंगे और यहाँ पे बी लिख दिए।
ठीक है, ए और बी लिख दिया आपने। अब हमें क्या कुछ नहीं करना है, ये 6 ओम है, ये ध्यान से देखिए ए और बी के बीच में कनेक्ट है, तो ए और बी के बीच में 6 ओम कनेक्ट कर दो। सिमिलरली ये जो 6 ओम है ये भी बी और ए में कनेक्टेड है, तो घूम फिर के हमारे पास दो नाम है ए बी, यहाँ से वापस एक 6 ओम कनेक्ट कर दो। ये जो 6 ओम है ये भी ए और बी में कनेक्ट है, तो आप इसको नीचे भी कनेक्ट कर सकते हैं और ऊपर भी चाहो तो, जगह नहीं है तो नीचे कर देते हैं, सेम ए और बी पॉइंट से। अब अगर ध्यान से देखो, ये तीनों जो रजिस्टर्स है ये डिफरेंट ब्रांचेस में है, लेकिन इन तीनों ब्रांच का जो कनेक्शन पॉइंट है वो ए और बी है। हमने बचपन में सीखा है कि अगर 3 या 4 या बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन अगर उनका कनेक्शन पॉइंट अगर कॉमन है, सारे ब्रांचेस का टर्मिनल्स दोनों कॉमन है, कॉमन मतलब है कि ये तीनों ब्रांच ए से कनेक्ट है एक तरफ, तो दूसरी तरफ तीनों ब्रांच बी से कनेक्ट है, तो इन तीनों ब्रांच का जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स है वो सेम सेम है, ए एक तरफ पूरा ए है, एक तरफ पूरा बी है। ऐसे सेटअप को बोलते हैं पैरेलल, तो ये तीनों पैरेलल हो गए। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/r पैरेलल इज 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें मालूम है दिस इज विल बी 6/3, क्योंकि अगर रजिस्टर सेम होते हैं तो रजिस्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांच हो जाता है, 6/3 माने 2 ओम। इसका आंसर क्या हो गया, 2 ओम। वेरी सिंपल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल एक और लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं, आ जाइए। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं ये एक सेटअप है, ठीक है, बस इतना ही सेटअप है, और हमें इसका नाम ए बोला है और इस पॉइंट का नाम बी बोला है, और हमसे पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग सारे जंक्शंस मार्किंग करेंगे। तो ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये तो ए नाम है और ये बी नाम है, इसको हम रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब हमें क्या करना है, बाकी सारे जंक्शंस का नाम लिखना है, नाम मतलब पोटेंशियल लिखना है, नाम ही पोटेंशियल है मान लेते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है दोस्त, हमें पहले ए और बी ट्राई करनी है, ए पोटेंशियल और बी पोटेंशियल, मतलब ए वोल्ट और बी वोल्ट। एक काम करते हैं, सबसे स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ध्यान से देखो, ये ए नहीं हो सकता, लेकिन ये बी हो सकता है, क्योंकि बी पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड और यहाँ बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू बी। सिमिलरली ये पोटेंशियल भी बी हो जाएगा, ये पोटेंशियल भी बी हो जाएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस जंक्शन, ये जंक्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि बीच में एक रजिस्टर है, बी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ भी रजिस्टर है, यहाँ भी रजिस्टर है, तो इसका मतलब इसका नाम ए और बी दोनों नहीं हो सकता, तो इसका नाम देंगे कुछ सी। ठीक, अगर ए और बी होता तो हम पहले ए और बी ही देते। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में इसको रीअरेंज करेंगे। कितने हमारे पास पोटेंशियल हो गए, ए बी और सी, लेकिन हमें कितने में पूछा गया है, ए और बी में, इसलिए हम हमेशा ए और बी सबसे टर्मिनल्स में लिखेंगे, ये हमारे टर्मिनल्स बनेंगे हमेशा, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल हमने मार्क किए होंगे उसको बीच में लिखते हैं या सी। अब स्टार्ट करते हैं, ये जो आर है ये कनेक्टेड है बी और सी में, तो बी और सी में कनेक्ट कर दो। उसी तरह ये जो पोटेंशियल है ये भी बी और सी में कनेक्टेड है, तो सेम सी और बी से एक और पॉइंट कनेक्ट कर दो। ये जो है ये भी बी और सी में कनेक्टेड, इंटरेस्टिंग। ये जो आर है ये सी और ए में कनेक्टेड है, सी और ए में कनेक्टेड। अब तो बहुत आसान हो गया, हमें मालूम है ये तीनों डिफरेंट ब्रांच है, कनेक्टेड बिटवीन द सेम जंक्शंस, दे आर पैरेलल। तो इसको पहले करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा जैसा था, ये ए था, ये तीनों के बदले क्या हो जाएगा, ये तीनों को सॉल्व करेंगे r/3। अब तो साफ समझ में आ रहा है कि जो C है वो कोई जंक्शन नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल तार का पार्ट है। अब A और B के बीच में दोनों रजिस्टर एक ही ब्रांच में है, अगर रजिस्टर्स आर इन सेम ब्रांच दे आर सेड टू बी सीरीज, तो वो सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा, R प्लस R/3, मतलब 4R/3 ओम आंसर। तो इस तरह हम लोग सिंपली सवालों को
कर सकते हैं अगर पता है रजिस्टर। एक और सवाल लेते हैं समझने के लिए। इसमें कुछ नहीं मान लेते। ऐसा कोई सवाल है, यहाँ भी सेम बोला है कि ए बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालें। बहुत ही बेसिक सवाल है ये, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोगों को तो बेसिक ही नहीं आता स्टेज पर आइडेंटिफाई करना, इसलिए हमेशा इक्विपोटेंशियल या जंक्शन मेथड से हम निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले जंक्शन, अब ये एक जंक्शन है, ये तो जंक्शन है ही, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ऐसा मार्किंग कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सारे जंक्शंस के नाम देने की कोशिश करते हैं, ए और बी। अगर ए और बी नहीं पॉसिबल होगा तो हम दूसरा कोई नाम भी ट्राई करेंगे। एक काम करते हैं, इसका नाम तो ए ही होगा क्योंकि ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये तो बी ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, ये क्या होगा, ये बी नहीं हो सकता, बीच में रजिस्टर है, लेकिन ए हो सकता है। बिल्कुल, ये जो है ये बी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में रजिस्टर्स आ गए हैं, तो इसका नाम है सी कहते हैं। सेम मेथड आप क्या करेंगे, ए बी को टर्मिनल्स बनाएंगे क्योंकि हमें रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी पूछा है, और सी को बीच में लिख देंगे। आप ध्यान से देखते हैं, ये जो आर है ए और सी में कनेक्टेड है, ये वाली आर, ये आर है सी और बी में कनेक्टेड है, ये जो आर है ए और बी में कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया, ये जो आर है ए और सी में कनेक्टेड है, तो ये भी हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया। अब एक बचा हुआ ए और बी में एक और। ठीक है, अब तो डिफिकल्ट नहीं है, तो बहुत आसान है। क्या, पहले बॉक्स सॉल्व करते हैं। ए और सी में देख सकते हैं दो रजिस्टर्स हैं, ए और सी में दोनों डिफरेंट ब्रांच है, लेकिन ए और सी में कनेक्टेड है, तो दे आर पैरेलल होंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें आर बाई टू मिल जाएगा। तो कैसे बनेगा, ए, ये बन गया आर बाई टू, ये बन गया आर, ये हमारा बी नाम था। ठीक है, अब ये जो दो रजिस्टर है ध्यान से देखो, ये दोनों डिफरेंट ब्रांच है, लेकिन दोनों ही डायरेक्टली ए और बी से कनेक्टेड है, तो डिफरेंट ब्रांच कॉमन जंक्शन एट बोथ साइड, तो दे आर पैरेलल, तो आर और आर का पैरेलल आर बाई टू हो जाएगा। तो सीधा हम दोनों के बदले एक लगा देंगे, आर बाई टू। ठीक है, चेक कर सकते हो, आर बाई टू। अब तो बहुत आसान हो गया, ये दोनों जो होंगे वो सीरीज में होंगे बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ सेम ब्रांच। तो ए, ये क्या हो जाएंगे, थ्री आर बाई टू होंगे ना, आर बाई टू प्लस आर, और नीचे हो जाएगा फिर से आर बाई टू। अब इन दोनों को आराम से पैरेलल कर लो, जो आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्विपोटेंशियल। और भी बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन इसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं व्हीटस्टोन मेथड से, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी मेथड से जो पी वाई क्यू है वो हमको दिखा देंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट से ही है। एक मिनट, और एक प्रॉब्लम ट्राई करें, आपके लिए देता हूँ, आप ट्राई करो।
ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप घर में ट्राई कर सकते हो। बहुत सिंपल है, जंक्शंस की मार्किंग कर लेना, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है। उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके, तो ये लिख लेना पॉज करके। ओके, तो एक और सवाल लेते हैं, एक बच्चा सवाल लेते हैं, बहुत ही फेमस है, देखते हैं आपको आ रहा है क्या। ऐसे ठीक है, मान लेते हैं हर ब्रांच के रेजिस्टेंस आर है, किस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो सेम मेथड हम वही करेंगे, सारे जंक्शंस के नाम लिख सकते हैं, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है। इसके बाद हम पोटेंशियल्स का जंक्शन का नाम लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं। अब देखो, इसका नाम ए नहीं हो सकता, बीच में रजिस्टर है, इसका नाम बी नहीं हो सकता, बीच में रजिस्टर है, तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसका नाम देते हैं कुछ सी। ठीक है, अच्छा, इसका नाम सी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसका नाम देते हैं कुछ डी। अब इसका नाम डी है, इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम बी तो नहीं हो सकता, बीच में रजिस्टर है, डी हो सकता है, क्योंकि देखो बीच में शॉर्ट वायर है, तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी डी होगा। ठीक है, जंक्शन का नाम लिख लिया, अब लिखेंगे ए बी, इनको हम टर्मिनल्स बना लेंगे, और सी डी हम कहीं भी लिख सकते हैं, मान लो सी और डी लिख देते हैं यहाँ पे, हम ऊपर नीचे ऐसे भी बहुत सारे फॉर्म में ऐसा होता है ए बी सी डी, क्योंकि फिस्ट होने के चांस होते हैं, फिलहाल हम ऐसे लिखते हैं। अब ये जो आर है ए और सी में कनेक्टेड है, ठीक है, ये आर है बी और डी में कनेक्टेड है, ये जो आर है सी और डी में कनेक्टेड है, ये आर भी सी और डी में कनेक्टेड है, हो गया। ये जो आर है बी और डी में कनेक्टेड है, ध्यान से देखो, ये जो रजिस्टर है इसका एक तरफ भी डी है, दूसरी तरफ भी डी है, कोई भी रजिस्टर अगर इधर भी डी वोल्ट है और इधर भी डी वोल्ट है, तो इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, मतलब ये रजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगी, तो इट्स यूजलेस। याद रखना, कोई भी शॉर्ट वायर के पैरेलल अगर कोई रजिस्टर है, तो वो रजिस्टर्स में कोई भी करंट नहीं जाती है, सारा करंट शॉर्ट वायर से निकल जाता है, इसलिए वो रेजिस्टेंस क्या जाती है, यूजलेस। ठीक है, कोई भी शॉर्ट वायर के पैरेलल अगर कोई रजिस्टर लगी हुई है तो वो बेकार है, उसको हटा देंगे। तो यहाँ ऐसे भी ये डिनोट कर ही रहा है कि डी और डी है, तो ये बेकार, मतलब हमें इतना ही सॉल्व करना, तो बहुत आसान हो गया, ये आर बाई 2, ये दोनों पैरेलल है, उसके बाद सारे एक ही लाइन में हो गए सीरीज में, तो आर प्लस आर बाई टू प्लस आर प्लस आर बाई टू प्लस आर, ये हो गया आंसर। ठीक है, काफी इजी है ये। नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं, एक व्हिटस्टोन मेथड से ट्राई कर लेते हैं, सेकंड मेथड व्हिटस्टोन मेथड। ध्यान से देखिए, जैसे व्हिटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा होगा, अपने बेसिक क्लास में नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा रहता है एक व्हिटस्टोन ब्रिज, से ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। इस व्हिटस्टोन ब्रिज में किसी भी दो जंक्शन, मान लो ये दो जंक्शन है, इसमें सेल लगी रहती है, मान लो कोई सेल लगी हुई है, और बाकी दो जंक्शन हुए इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। ये गैल्वेनोमीटर का कॉइल रेजिस्टेंस G होता है, बहुत सारी जगह पे RP लिखी रहती है, तो ये मान लो ये भी एक रजिस्टर है। तो ऐसा सेटअप को हम लोग व्हिटस्टोन मेथड बोलते हैं या व्हिटस्टोन सेटअप बोलते हैं, जिसमें 4 ब्रांचेस साइड में होती हैं और एक दो जंक्शन को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज रजिस्टर होता है, इसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। जब भी इसमें से कोई करंट जाएगी, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, और अगर मान लो इसका नाम C, इसका नाम D देते हैं,
तो अगर कहीं भी पोटेंशियल ऑफ सी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। अगर कोई करंट नहीं जाएगा तो जो कॉइल रजिस्टर है वो हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो फिर बाकी को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये कंडीशन कैसे अचीव होगी, तो व्हिटस्टोन मेथड ये बोलता है कि जब भी सी और डी का पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाएगी, नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वेनोमीटर। उस समय ये तभी पॉसिबल होगी जब गैल्वेनोमीटर के इधर जो रजिस्टर्स है R1 और R4, जो भी R1 अपन R4, इसका रेशियो इक्वल टू इधर जो रजिस्टर्स है इनका रेशियो आपस में जब बराबर होते हैं तभी ये कंडीशन होती है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं R1 इंटू R3 क्रॉस, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं डायगनली R1 R3, ये जो प्रोडक्ट आएगा और R2 और R4 का प्रोडक्ट जब इक्वल होता है तो ये कंडीशन अपने आप ब्रिज में आ जाती है। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज या व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगी, जो ब्रिज रजिस्टर होगा ये रिमूव हो जाएगा, इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस मेथड को यूज करते हैं और हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि व्हिटस्टोन इसी शेप का बने, और भी शेप का हो सकता है, लेकिन कंडीशंस यही होंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि ऐसा कोई सेटअप है। ठीक है, ऐसा सेटअप है और हमें पता करना है इसके नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी ए बी के बीच में। तो हम चाहें तो सेम मेथड से यूज कर सकते हैं, नोड्स का नाम लिख के उसके बाद उसको रीअरेंज करेंगे। चलो ट्राई करते हैं। तो इस नोड्स का नाम तो ए ही हो जाएगा, बिकॉज ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा बी नहीं होगा क्योंकि बीच में रजिस्टर है, और ए भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखो बीच में रजिस्टर है, तो इसका नाम सी देते हैं। और इस जंक्शन का नाम हम डी देना पड़ेगा क्योंकि ये बी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ए बी सी डी, यहाँ पे सारे डिफरेंट नाम हो गए। तो इस तरह का सेटअप दिखाई दे कहीं ए बी सी डी, तो बेस्ट है कि आपको इस तरह बनाओ, ये ए लिखो, इसको बी लिखो, सी और डी बीच में लिखे, ऊपर नीचे लिखो, क्योंकि व्हिटस्टोन ब्रिज होने का चांसेस रहते हैं। और ए और बी में क्या होगा, सेल कनेक्टर होगा, तो ए और बी में सेल कनेक्ट कर दो। याद रखो, तुम सी और डी में सेल कनेक्ट करोगे या ए और बी में कनेक्ट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सी और डी में जो आपने लगाया था गैल्वेनोमीटर, उसकी जगह अगर सी और डी में सेल लगा देते हो और ए और बी में अगर ब्रिज रजिस्टर लगाते तो भी बैलेंस कंडीशन में चेंज नहीं होता, अभी भी वो सेम रहता है, उसमें नल कंडीशन अभी भी अचीव होता है अगर R1 अपन R2 और इक्वल टू R3 अपन R1 वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो। ठीक है, जो भी हो, तो यहाँ पे सेटअप बना लेते हैं। अब देखो ये जो आर है ए और डी में कनेक्टेड है, फिर ये जो 5R है ये डी और सी में कनेक्टेड है। बस आप कनेक्ट करो, ये जो आर है सी और बी में कनेक्टेड है, ये जो आर है ये डी और बी में, इसके दोनों तरफ नाम देखो, डी और बी मतलब ये जो आर है ये ए और सी में कनेक्टेड है। अब ध्यान से देखो, ये पिस्टन है, इसके दो जंक्शंस पे एक ब्रिज रजिस्टर लगा हुआ है और बाकी दो डिफरेंट जंक्शन पे सेल लगी हुई है। अब हमें नेक्स्ट चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो जो ब्रिज रजिस्टर है, जो सेल जंक्शंस को छोड़ के जो दो जंक्शन बचे सी और डी, ब्रिज रजिस्टर काम कर रहा है। इसके इस तरफ का रेजिस्टेंस का रेशियो देखें, आर अपॉन आर ये 1 आता है, इधर भी करेंगे तो आर अपॉन आर 1 आएगा, मतलब दोनों तरफ का रेशियो सेम है। इसका मतलब ब्रिज जो है वो बैलेंस है, सी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम है, देयर इक्वी पोटेंशियल। तो ये रजिस्टर बेकार हो जाएगा, तो ये रजिस्टर किसी काम का नहीं है, तो ये रजिस्टर को हम लोग हटा देंगे। अब तो आसान सवाल हो गए, सी और डी अब कोई जंक्शन ही नहीं रहे, नॉर्मल एक वायर किसी पॉइंट का नाम हो गए। अब साफ समझ में आ रहा हमें कि ये आर और ये आर एक ही ब्रांच के पार्ट है, तो ये आर और ये आर मिलके क्या बनेगा, 2R। सिमिलरली नीचे वाले जो दोनों रजिस्टर अब सीरीज में आ जाएंगे, जैसे ही मैंने ब्रिज को रिमूव किया तो ये भी हो जाएंगे 2R। तो जो टोटल रेजिस्टेंस रहा, ऊपर रहा 2R और नीचे भी रहा 2R, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और R का पैरेलल R। तो नेट आंसर क्या आएगा, 2R और 2R दोनों पैरेलल है, सॉल्व करेंगे तो R। इस तरह हम लोग व्हिटस्टोन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और ट्राई कर लेते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा सवाल भी होता है।
ठीक है, हमें बोल सकता है कि आप नेट रेजिस्टेंस निकालो पॉइंट ए बी के बीच में। तो ध्यान से देखो, फिर से वही जो बेस्ट मेथड है वो करेंगे। सबसे पहले जंक्शन का नाम लिखते हैं, ये ए है, ये बी है, इसका नाम बी नहीं हो सकता, बीच में रजिस्टर का नाम सी देते हैं, इसका नाम कुछ डी देते हैं। फिर से ध्यान से देखिए, ए बी सी डी एक फॉर्मेट बन रहा है, हो सकता है शेप थोड़ा अलग है बट डरने का नहीं है। अपन लोग ए बी सी डी ऐसा लिख के ए और बी में सेल लगा देंगे, क्योंकि हमें ए और बी में रेजिस्टेंस पूछा, उसमें सेल लगा देते हैं। बाकी देखो ये 3 ओम है और सी और डी में कनेक्ट करो। जो ए, ये 2 आ रहा है, ए और सी में कनेक्टेड है, इसको रीअरेंज करो, अपने आप लगेगा पिस्टन बैलेंस ही कैन में सब मिल जाएगा। ये 5 आर सी और बी में कनेक्टेड है, ये 10 आर डी और बी में कनेक्टेड है, ये 6 आर हो गया ना, ए और डी में कनेक्टेड है। हो गया। अब ध्यान से देखो, ये अपना ब्रिज रजिस्टर है 3 आर, क्योंकि सी और डी में और बाकी दो में सेल लगी हुई है ए और बी। 2 आर अपन 6 आर, 2 आर अपॉन 6 आर। ध्यान से रेशियो करेंगे तो 1/3 आएगा, 2/6। इधर करेंगे 5/10, तो यहाँ आएगा 1/3 और यहाँ आएगा 1/2। मतलब ये हुआ, ये जो सवाल है ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है लेकिन ये बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होता तो फिर हम लोग 3R को रिमूव करके फिर से वही कर लेते, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। तो इस तरह के सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से नेट करंट निकालेंगे, नेट वोल्टेज दिया रहेगा, नेट एरर पता करेंगे। या फिर हम इसको सीख सकते हैं स्टार डेल्टा मेथड से, जो कि कॉलेज में सिखाया जाता है, स्कूल में नहीं है। लेकिन हम लोग अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टार और डेल्टा कन्वर्जन से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे स्टार डेल्टा कन्वर्जन से कैसे अनबैलेंस व्हीटस्टोन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम सीखने वाले हैं सिमेट्री मेथड, लैडर प्रॉब्लम, इनफाइनाइट ग्रिड, ये सारे प्रॉब्लम सीखेंगे। ये तो सारे बेसिक थे, एक होमवर्क देते हैं, ट्राई करना घर में। अच्छा, कभी कभी एक और थोड़ा बता दूं, कभी कभी डबल व्हीटस्टोन ब्रिज भी होता है, मतलब कुछ इस फॉर्मेट में होंगे, डरना नहीं है, सब इजी होता है। ऐसे करके होते हैं कभी कभी, जैसे कैसे बताऊं मैं, ऐसे ही। ऐसे फॉर्मेट में भी रहते हैं कभी कभी, डबल व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं। जैसे मान लो ये आ रहे, ये आ रहे, ये 2 आ रहे, ये 2 आ रहे, ये 6 आ रहे, ये मान लो 5 आ रहे, इधर से ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को ध्यान रखो, ये एक व्हीटस्टोन है, फिर नीचे वाला भी अलग से देखो सेपरेट, तो वो व्हीटस्टोन है, तब इसको व्हीटस्टोन कंसीडर कर सकते हो। और बैलेंस भी है, देखो R/2R का रेशियो, और इधर भी R/2R का रेशियो सेम है, तो इस 6 को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप नीचे वाले को देखो तो ये 2R/2R रेशियो 1 है, और ये 2R और 2R भी रेशियो 1 है, तो फिर हम इसको भी रिमूव कर देंगे। जैसे रिमूव करेंगे नॉर्मल एज वाल बन जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 2R टोटल, ये R और R, ये हो जाएगा 2R और 2R, क्योंकि ये रिमूव हो जाएगा 6, तो ये फिर एक सिंगल वायर बनेगा, ये 4R हो जाएगा, और ये 2R और 2R फिर से 4R हो जाएगा, टोटल 4R हो जाएगा ये। अब ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो ऐसा भी होता है डबल व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम हम घर में आप करना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सॉरी ये पॉइंट बी नहीं है, इजी हो जाएगा फिर सवाल, मतलब इजी करना है हमें। एक मिनट, ये पॉइंट बी है, सारे ब्रांच में रेजिस्टेंस आ रहे हैं, बना लेते हैं। ठीक है, आपको नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है, ये होमवर्क है, घर में करना, इसका आंसर बताना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे सिमेट्री मेथड, लैडर प्रॉब्लम, इनफाइनाइट ग्रिड प्रॉब्लम देखेंगे, और एडवांस में हम सीखेंगे किसी भी अनबैलेंस सिस्टम ब्रिज को स्टार डेल्टा मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाय।